देखा ऑब्जेक्टिव के रूप में देना छा पहले चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर जे छा ओहि में देखा चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव देना छा ओकरा बेहतरीन तरीका से सॉल्व करे के प्रयास करे छियै, अगर बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया मतलब इसके नीचे में दी गई है अभिक्रिया है और इसके संदर्भ में इसको पढ़ करके देखना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो अतः लेड ऑक्साइड से PbO का मतलब लेड ऑक्साइड, अतः कथी छै कार्बन, एस का मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था का प्रदर्शित कर रहा है। कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में एस लगल रहते तो वो ठोस का प्रदर्शित करते, जी लिखल रहते तो गैस का, तकर बाद AQ लिखल रहते जलीय विजन के प्रदर्शित करते से अहाँ सबके हम बतेलू। तो अभिक्रिया के देखैत अहाँके जवाब देने छै कि अभिक्रिया के अंदर में ये ऑप्शन जे देने छै ई ऑप्शन में गलत कथन के चुनू, सेलेक्ट करू एहिमे गलत कथन कोन छियै। तो देखू हम अहाँके की बतेने रहू, जय पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलते तो ओकर वहन तरह के अभिक्रिया के की कहबे अपचयन अभिक्रिया, और वहन पदार्थ के की कहबे अपचयित पदार्थ। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन, और ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे जिस पदार्थ के अंदर में ये सब काम भए रहल छै ओकरा कहबे अपचयित पदार्थ। बार बार हम अहाँके समझाबै छी, समझू। तो देखू अतः जे छै लेड ऑक्साइड छै 2PbO आ PbO बदल के PB में, एक मतलब इसमें ऑक्सीजन निष्कासित हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया रिड्यूस हुआ है, बाहर निकला हुआ है। तो जहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन। और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उस पदार्थ को कहते हैं हम लोग अपचयित पदार्थ। यानी कि लेड ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, यानी कि अपचयित पदार्थ हो गया क्या लेड ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये तो कथन करेक्ट है, ये कथन करेक्ट है, सही। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग अपचयन, और ऐसे पदार्थ जिस पदार्थ के अंदर में ये खेला हो रहा है उस पदार्थ को कहेंगे हम लोग अपचयित पदार्थ। बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे सिंगल अकेले था ना, अब लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है, यानी कि इस पदार्थ के अंदर में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसको कहेंगे उपचयन अभिक्रिया या उपचयन प्रक्रिया, जो बोलिए उपचयन क्रिया बोलिए, उपचयन प्रक्रिया बोलिए या उपचयन अभिक्रिया बोलिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन अकेले था, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उपचयन, और ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे उपचयित पदार्थ। यानी कि कार्बन क्या हो रहा है उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है उपचयित हो रहा है, यानी कि ये भी कथन सही है। कार्बन क्या हो रहा है उपचयित हो रहा है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया, और जिस पदार्थ के अंदर में ये खेला खेली होगा, जिस तरह से काम होगा इसी तरह से उसको कहेंगे हम लोग उपचयित पदार्थ। यानी कि ये दोनों का यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों कथन क्या है सत्य है। अब देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हुआ है, शीशा का मतलब PB नहीं। जब भी कोई भी पदार्थ के अंदर में काम होगा तो समुचित को लिया जाता है। यहाँ देखिए कितना विद्यार्थी कहेगा कि शीशा अपचयित हो रहा है, नहीं शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। शीशा का मतलब सिर्फ PB, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है ना है। इन कुल पदार्थों में इन पदार्थों यानी कि लेड ऑक्साइड के पदार्थ से ना ऑक्सीजन बाहर निकला है, इन समूचे पदार्थ से ना ऑक्सीजन बाहर निकला है। तो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते शीशा अपचयित हो रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, जो कि यहाँ पे कथन इनकरेक्ट है। यहाँ पे यानी कि इसका आंसर ये नहीं होगा, ये एक असत्य कथन हुआ। एगो पहचान लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी उपचयित हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ने उपचयित हो रहा है। बात को समझिए, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है। इसका मतलब E नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, अगर जवाब की भायता ये ऑप्शन के आधार पर E नंबर ऑप्शन भायता किया तो शीशा अपचयित नहीं है। कोनो भी पदार्थ के अंदर में जो है पूरा समुचित पदार्थ से नहीं ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ कभी नहीं कहबे जे लेड ऑक्साइड में से शीशा अपचयित भए रहल छै, शीशा नहीं, ये पूरे समुचित पदार्थ में से ऑक्सीजन बाहर निकल तो लेड ऑक्साइड अपचयित भए रहल छै, ई कथन सही हेतै। एकर बाद देखू कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं भए रहल छै, कार्बन उपचयित भए रहल छै, समझ गेलिए ना। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है, कार्बन में ना ऑक्सीजन जुड़ रहल छै, तो जे पदार्थ के अंदर में ऑक्सीजन जुड़ते उ उपचयित भए रहल छै। तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी उपचयित भए रहल छै, कार्बन उपचयित भए रहल छै ना। तो ये देखो शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दोनों कथन असत्य है, और इस हिसाब से इसका ऑप्शन E नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण का मतलब हम सब जब बचपन में जब पढ़ते रहिए तो हम लोग की करते रहिए, लोह चूर्ण का मतलब जना कि लोहा के याद करना रहिए Fe, आ लोह चूर्ण दे देते रहे तो लोह चूर्ण के
की देखल जाती है, सूत्र देखल जाती है। हम लोग मास्टर बकते नहीं रे, अरे लोह चूर्ण का मतलब कि लोहे से न बनल है, तो लोहा के संकेत जब एफी है तो लोह चूर्णों के संकेत कथी है, एफिए नहीं होता है, क्या तो लोहे चाहिए हो, चाहे लोहा का चाहे लोहा से बनल टुकड़ा, लोहे ने लोहे के अंश से, लोहे का अंश कीजिए, लोहे छेबे का अंश। तो हम लोग कई तरह के ज्ञान नहीं देते। अब मान के चलो कॉपर का संकेत है जैसे CU, हम लोग वही समय बचपन में पूछ देती कॉपर का टुकड़ा, तो वही स्थिति में हम लोग दोसर कॉपर का टुकड़ा देती है सूत्र देखेला, क्या तो मास्टर समझाना नहीं रहे, पूरा डेप्थ में समझाना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे लोह चूर्ण, तो लोह चूर्ण का मतलब Fe होगा ना, चाहे लोहा बोले चाहे लोह चूर्ण बोले कुछ बोले। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या बोले HCl, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, जब ये क्या है धातु है और ये क्या है अम्ल है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो कुछ बने न बने हाइड्रोजन गैस बनेगा ही, इन दोनों में हाइड्रोजन गैस है, ये नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बात को समझिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हमेशा ये देखेंगे लौह चूर्ण का मतलब धातु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब अम्ल, यानी कि हाँ HCl, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो लवण देखिए यहाँ पे Fe क्या हो जाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको लिख लीजिए। कल जो हमने आप को चर्चा किए थे, कल चर्चा की गणरियम, ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हम की बता रहिए, बात को समझावे से पहले हम अहाँ के बता रही कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब बता रहिए, द्रव्यमान कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षित रहे छे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की तो न उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, संरक्षित रहिए, हमेशा संरक्षित रहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक को तोड़ने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जीवज अभिकारक को तोड़ने के लिए, एकल अभिकर्मक को तोड़ने के लिए कौन कौन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ काम करेंगे जो अभिकारक टूटेगा। वो तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में तुम कह रहा है, इस साइड इतना लेंगे तो उससे प्रकाश देकर, ऊष्मा देकर और विद्युत देकर, इन सभी की सहायता से किसी भी अभिक्रिया को अंदर में अभिकारक को तोड़ने की क्षमता होती है। बात को समझिए, छोटी छोटी बात सब। संचारण से क्या क्या हानियाँ हैं पूछ देगा तुमको, वैसे धातु चैप्टर में तो पढ़ाएंगे ही, यहाँ पर भी समझना है। उसकी बनावट एवं में क्या हो जाएगा, गिरावट आएगा, उसकी बनावट एवं संरचना में ह्रास आएगा, उसके बाद उसकी सुंदरता में, उसकी मजबूती में ना, इसकी कठोरता में। जंग लगने पर क्या होता है, लोहा का भार बढ़ जाता है, ये तो जानते हो। जंग लगने से हमेशा लोहा का भार बढ़ेगा। एक तो लोहा का भार था ही, उस पर एक नई परत चढ़ गया, जिसे हम लोग कहते हैं जंग में ना कुछ वजन होगा, ये दोनों मिलकर वजन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ये सब पढ़ाए हैं। लोहा में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, और फेरिक ऑक्साइड में भी और ऑक्सीजन में भी ना गैस है, वजन है, ऑक्सीजन में भी ना वजन है। सब क्वेश्चन दिखा देंगे, पहले समझे रहो। थोड़ा फास्टली लिखो इस सबको, लिख लिया, ये भी लिख लिया, चलो। कम से कम 2 घंटा यहाँ पे क्या करेंगे, शांत रहेंगे, तब अपने आप रिजल्ट आएगा। और शांत रहने के साथ साथ बोर्ड पे देखेंगे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अम्ल डालने से क्या होता है,
लौह चुंबक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया समझा है ना, रेडक्स अभिक्रिया, और ये सब समझ ही रहिएगा। उपचयन का मतलब हाइड्रोजन का वियोग ऑक्सीजन का योग, चाहे हाइड्रोजन हटते रहेगा चाहे ऑक्सीजन जुड़ते रहेगा, तो उसी प्रक्रिया का नाम है उपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटते रहेगा और हाइड्रोजन जुड़ते रहेगा ना। जैसे मान के चलो HCl है, इसमें हीट दिए, ये तो बदल गया, कहती मान के चलो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में, ये कौन सी अभिक्रिया होगा? ये एक तरह से वियोजन अभिक्रिया भी कहलाएगा और एक तरह से ऊष्माशोषी भी अभिक्रिया कराएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक ही अभिक्रिया कभी कभी हो सकता है ऊष्माशोषी भी हो जाए और वियोजन भी हो जाए, और यहाँ देखिए और क्या क्या हो सकता है, अपचयन भी हो जाए। अपचयन का मतलब इस पदार्थ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये अपचयन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल होगा। समझ रहे हो? ये ध्यान दीजिएगा। आप देखो यहाँ PbO प्लस C, तो Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इसी अभिक्रिया के अंदर में क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा, क्योंकि इन पदार्थों से ऑक्सीजन बाहर निकला है, और कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन का उपचयन हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। बात को समझिए। ये जो फर्स्ट वाला निकला है वो उपचयन है, HCl पे हीट करके हाइड्रोजन और क्लोरीन उपचयन इन पदार्थों से तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। हाँ, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो ये उपचयन है। तो हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहे ऑक्सीजन को जुटना, ये उपचयन, इसमें उपचयन होगा क्योंकि हाइड्रोजन इन पदार्थों से बाहर निकल रहा है। H2S दे देगा। इसके बाद देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, Cl2 दे देगा। तो यहाँ पर देखिए HCl का निर्माण कर लिया प्लस सल्फर का निर्माण कर लिया। तो उस स्थिति में सोचिए, यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार रिवीजन करा रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे एक आयन का अदला बदली हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, विस्थापन भी होगा। और दूसरा देखिए क्लोरीन का अदला बदली हुआ ना, क्लोरीन का अदला बदली हुआ, और देखिए यहाँ पे सल्फर बाहर निकल गया। और उस स्थिति में वो भी देखिए, पहले हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपचयन उपचयन के बारे में। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन किसके साथ मिला, क्लोरीन के साथ मिला। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मिला, तो किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो उसको कहेंगे अपचयन। अब देखो इससे इन पदार्थों से हाइड्रोजन बाहर निकला है, H2S से हाइड्रोजन बाहर निकला, इसको क्या कहेंगे, उपचयन। क्योंकि यहाँ देखो ना, इन पदार्थों से यहाँ देखो H2S था ना, H2S से आगे S यानी कि सल्फर, यानी कि इन पदार्थों से क्या हुआ है, हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो ये हो जाएगा उपचयन। और क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में यहाँ कुछ नहीं था, हाइड्रोजन आकर के जुट गया, तो ये हो जाएगा अपचयन। बार बार हम आपको सिखा रहे हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया को पहचानिए, अपचयित उपचयित पदार्थों को पहचानिए, धीरे धीरे करके सीधे सीधे समझते जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, की छे आसान है, आसान है, तो बात समझ, कोनो भी चीज पढ़ला से की आसान है। इंसान का जो है कोई चीज़ पर बस वक्त सही तरीका से देना चाहिए ना। ऐसा कई लोग के मुंह से सुना होगा, जिसके पीछे समय दे देता है वो इंसान का हो जाता है। लेकिन समय देंगे, लेकिन सतर्कता नहीं बरतेंगे और डिसिप्लिन में समय नहीं देंगे। आप समय दे रहे हैं, अब पढ़ाई पर देने चाहती किताब उल्टे ना चाह, लोग के लगते समय दे रहा है, तू पढ़बे न करो ढंग से तो कना है तो तोरा। तो ये बात गलत चीज़, किसी भी चीज़ के पीछे समय दीजिए तो आपका हो जाएगा। किसी भी चीज़ के पीछे समय दीजिए, लेकिन उसको सतर्कता डिसिप्लिन में दीजिए, अनुशासन में रह के दीजिए, सही से दीजिए, तब वो आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो तो बर्बादे कर देगा समय दीजिएगा ना। अच्छा चलिए, तो दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव को लिखें। दैनिक जीवन के उपचयन के प्रभाव निम्न है, लिखेंगे इस तरह से, दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव निम्न है, तो एक लिखबे विकृत गंधिता,
दूसरा संचारण। एग्जाम में पूछते अगर 2 नंबरिया में तो संचारण क्या है थोड़ा डिटेल में चर्चा कर देवे। अब विकृत ग्रंथिता क्या है इसके बारे में चर्चा भी कर देंगे। हाँ, इसके बारे में बताएं। विकृत ग्रंथिता संचारण के बारे में तो हम समझाए हैं, इसको लिख देंगे, समझ गए। तो बाद देखा अगला रासायनिक समीकरण को हमहू न पढ़वे चाहे दोसर जगह पढ़े अगर कॉपी मिलाई है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? बशर्ते हमला की है तो तोरे को पढ़वे नहीं करवा, कॉपी में सब चीज़ रहता है, समझाइयो देव सब चीज़, रिविजन नहीं करवा फिर भूल जब फिर बहने दस। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? ये तो हम गाँव में घर में पढ़ना लिखना चाहिए। गाँव घर में पढ़ लिए लिख लिए बूढ़ भेलिए तब उस चीज़ का ज्ञान भेले। बचपन में हमरो गाना पढ़ा देती है ना तब तो की कहाँ बनल रहती। दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव निम्न है, विकृत ग्रंथिता और संचारण। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्का में या 2 मार्का में, लेकिन पूछा जाता है कि क्या जी विकृत ग्रंथिता जो पढ़ाए थे। विकृत ग्रंथिता लिखो क्या चीज। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करने की जरूरत और इसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सारे समीकरण को बैलेंस करना सिखाएंगे और सारे समीकरण के एनसीईआरटी का सब डलवा देंगे अथी में, कितने फेयर में, तब चैप्टर खत्म होगा। वैसे 80% खत्म हो गया। अब तुम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखाना पड़ेगा। 1-2 को करा के नहीं, पूरा चैप्टर में जितना है सब ठो, पूरा चैप्टर में जितना है सब खत्म करवाएंगे, ताकि हम अपना ऊपर से अब एक चैप्टर खत्म कर दिए उसमें टच नहीं करेंगे, उसमें बहुत हो गया तो रिवीजन कराएंगे बस हो गया। ऐसा काम नहीं करेंगे जो बाद में हमको लिखना पड़े, लिखवाना पड़े, ऐसा नहीं होगा। दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव, इसको समझते जाइए। आप देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इसको एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। अब वैसे एक लाइन में ही जवाब देना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी सब क्या करेगा, उसको इधर से उधर करेगा, लैंग्वेज को घुमाएगा ताकि इतना बड़ा हो जाए। साइंस कभी नहीं कहता है कि आपको इतना बड़ा पेज में लिखना है, आप जान रहे उसका करेक्ट आंसर तो इतना ही बड़ा में लिख सकते हैं। नहीं तो बहुत विद्यार्थी क्या होता है SST के पेपर जैसे, और इसके बाद साइंस, ऐसे साइंस तो वही है, SST पेपर हो जाए, हिंदी मैथिली के पेपर के जैसे इतना बड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि हमको ज़्यादा अंक मिल जाए। साइंस ये नहीं कहता है, मैथ में कहता है इतने बड़ा भाषा लिख, ये जाने चीज़ करेक्ट जाने चीज़ लिख, हम तोरा मार्क दो। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो हम बताए थे कल कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, द्रव्यमान का तो न निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तब जब जाने चाहिए द्रव्यमान बदले नहीं छे तो अगर मतलब एहि साइड जते लेली तो वो साइड बनना चाहिए, अगर वही साइड वो बनल नहीं छे ओकर मतलब क्या दी, ये तो हम जाने चाहिए वही साइड ओतबे हेबे करते हैं। हम जब जान रहल छियै द्रव्यमान बदले नहीं छे तो एहि साइड जते लेलिए आ एहि साइड जते लेलिए आ लगा के जो पदार्थ के निर्माण भेल छै वो उतना ही होना चाहिए, तो वो उतना होना चाहिए। अगर वो उतना नहीं छे तो तू क्या दै छियै। तब ऐसे की भाई छै, द्रव्यमान संरक्षण के नियम जे कहि रहल छै जे एहि साइड जते रहतो आ एहि साइड में जते पदार्थ छो आ ई पदार्थ सब बनल जे एक नया पदार्थ बना रहल छी ओहो ओतबा ही होना चाहिए। तो ये बात संतुष्ट भाई तो तब तोरा द्रव्यमान संरक्षण के खिलाफ नहीं जीबी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए मास कंजर्वेशन ऑफ लव, आप तुम प्रैक्टिकल करेगा, अभिक्रिया कराएगा, वहाँ पे IITian बनो, वहाँ पे जाओ, झोला छाप बनेगा तो नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण,
ये एक नाइन में करेक्ट आंसर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी तो दूसरे रूप में इसका जवाब क्या दे सकते थे? हम सभी जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के में अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। और इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितना द्रव्यमान है उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। और इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। कई रूपों में देख सकते हैं, बस एक बार समझने की आवश्यकता है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के द्रव्यमान यानी तो अभिकारक के परमाणु संख्या उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर होता है। और हम यह भी जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण कर सकते हैं, न ही उसका विनाश कर सकते हैं। यही नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब जिस रूप में दीजिए, बात को समझा सुमित? इसी बात को जब मान के चले ये इस रूप में नहीं देना है, इसको डेफिनेशन इस रूप में नहीं परिभाषित करना है, इस रूप में आंसर जब नहीं देना है तो इसी बात को हम लोग दूसरे रूप में हम तभी बार बार समझा रहे हैं। हम सभी जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात अभिकारक के द्रव्यमान बराबर उत्पाद के द्रव्यमान, यानी कि ऐ साइड जते रहते वही साइड ओतबा बनते। एहि साइड जते पदार्थ लाके जे अभिक्रिया करा रहल छै, एहि साइड जितना पदार्थ छै एहिसँ जे नया पदार्थ के निर्माण हेतै जे छै तकर द्रव्यमान सेम हेतै। यहाँ जब सेम हेतै एकरे कहै छै द्रव्यमान संरक्षण के नियम। वो हमेशा बुझै छै द्रव्यमान अपरिवर्तित रहै छै, बदलबे नहि करै छै, एते जते रहै छै ओते ओहो साइड ओतबा रहै छै। तो यह नियम के कहै छै द्रव्यमान संरक्षण के नियम। आ यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संतुष्ट करैके लेल एकरा एहन खेला करऽ पड़ै छै, संतुलित करऽ पड़ै छै। तऽ एकरा तो लिखबे करा के अगर मान के चलो ई हमरा मन नहीं हेतै जवाब देला तो कहबे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, क्योंकि द्रव्यमान का ना निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। यही नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इतना बात इहो बड़ा कर सकै छियै, किए करै छियै तो हम जानै छियै जे एहि साइड लए जते काम लए के काम कर रहल छै ओहि साइड ओते बनबे करतै। ई बात बुझै छियै जे रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के न तो विनाश होइ छै न ही उत्पत्ति होइ छै, न तो उत्पत्ति कर सकै छै, न ओकरा डिस्ट्रॉय कर सकै छियै, न क्रिएट न डिस्ट्रॉय कर सकै छै। आब जब बुझि रहल छियै एहि साइड एते छै तो ओहो साइड ओतबे बनतै। एते बात लिख देलिए एते बात तो जान नहीं रहा है, तो लिखबे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का आंकड़ा देख के कह रहा है, एहि साइड देख के कह रहा है जो कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसी नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आंकड़ा देख आंकड़ा पर गुस्सा झाड़े अभिकारक देख कर तू जे बाबू रे तू एहि साइड जे छी जते तो हम जाने छिए की जाने छिए अते जते 5 ग्राम के छिए एहि साइड तो 5 ग्राम के छिए आ तू एहि साइड कमे देखा रहल छी, हम तोहर बात नहीं मानबो।
I2 लेन तोरा 5 ग्राम आ तोरा अगर मतलब होना चाहिए अभिकारक में 5 ग्राम ले लिए तो उत्पादों में 5 ग्राम होना चाहिए। I2 लेन 5 ग्राम, I2 जो 5 ग्राम नहीं आबि रहल छी, तऽ ओकरा कहि रहल छी कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में द्रव्यमान के न तऽ निर्माण होइ छै न ही विनाश होइ छै, तोरा समझा रहल छियो। ऐसा जते छी तै ऐसा निकालो तऽ ना यहाँ एकरे देख देख के गप मारै छी ताकि वो समझ जाए, आ समझले रहे छी। अब बात समझू, जरा समझबे तो चैप्टर लमसम में एंड के कगार पे अब बुझल। आप बचल कथी 30-40 के जे बचल छै अथी कथी संतुलित करे ला, वो अहाँके खत्म करवा दे, अहाँके चैप्टर एंड भए जात बुझल। चैप्टर पीछा नहीं जात, अगाड़िए जात, दुइयोटा जेते अगाड़ी जेते नहीं बुझलिए। तो बताओ सेब का रंग में परिवर्तन, किसी भी फलों का पकना, रंग में परिवर्तन है, किसी भी फलों का पकना कौन सा परिवर्तन है? हाँ रासायनिक परिवर्तन है, समझ गया हम। गुब्बारे का फूलना भौतिक परिवर्तन, हाँ रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हम समझे ना, एक बार रिवीजन करा दीजिए। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए तरह के भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। समीकरण का काम किए छे कोनो भी एते बात का छोटा करना। गणित के अंदर में या केमिस्ट्री के अंदर में रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में बात रही है, कहते कि लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं फेरिक क्लोराइड आयरन क्लोराइड के निर्माण करता है। तो ये अगर भाषा में लिखबे तो कते टा भाई थे, वह भाषा वाला शब्द का कते छोट भाई थे। तो कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया का शुद्ध संकेत और अणु के माध्यम से को छोटा करे के विधि का रासायनिक समीकरण कहे छै। समीकरण का मतलब भेले कि ओकर छोटा करना न बुझल। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब की भेले जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, या जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके। लेकिन जनरली ये सही बहुत बेटर रहेगा। बेटर कौन रहेगा? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए तरह के भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जो कि मूल पदार्थ से भिन्न हो। जो नए तरह का पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो जिन पदार्थों के मिलने से, जिन पदार्थों के अभिक्रिया होने से बना हुआ है, उसका गुण और इसका गुण, दोनों का गुण में भिन्नता आनी चाहिए, तब उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। बात समझ गए? केमिकल रिएक्शन है केमिकल इक्वेशन। तो हम तोरा बतेने रहिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी। तो कोनो कोनो अभिक्रिया भए भाई छै उष्मा शोषी, भए भाई छै वियोजन, भए भाई छै अपचयनो भए सकै छै, उपचयनो भए सकै छै, बहुत तरह के भए सकै छै। कहीं बात के समझो। तो संयोजन का मतलब की करना रहिए? जोड़े वाला। संयोजन का मतलब जोड़े वाला। संयोजन के की कहै छै? योग अभिक्रिया। दोसर नाम से योग अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके, हाँ जुड़ करके या अभिक्रिया करके, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए तरह का पदार्थ निर्माण करेगा, संयोजन। वियोजन का मतलब की बोले उष्मा ताप या उष्मा ताप बात बराबर है। उष्मा प्रकाश और विद्युत के सहायता से जब किसी एकल अभिकर्मक को हम लोग तोड़ते हैं तो उसके हम लोग कहते हैं वियोजन। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और उष्मीय वियोजन। जब एकल अभिकर्मक टूट करके 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन। बात को समझो, रिविजन करा रहा छो। द्विविस्थापन का मतलब क्यों? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली होता है। तो द्विविस्थापन को पहचानेंगे कि कैसे कि आखिरकार ये द्विविस्थापन है? तो 2 यौगिक रहेगा किस साइड? अभिकारक में। अभिकारक में 2 यौगिक रहेगा, प्रतिफल में भी 2 यौगिक रहेगा। तो द्विविस्थापन पहचान जाएंगे। अभिस्थापन के बारे में तो हम बताए हैं, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा तो इस प्रक्रिया को, हाँ इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझिए। अपचयन उपचयन तो बतेबे किए अभी कि अपचयन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास। उपचयन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का, हाँ बात को समझिए। अपचयन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास। और जब अपचयन जा रहा है तो उसका विपरीत होता है उपचयन। ये बात समझ गए हम। इसके बाद हम आपको समझाए थे दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। उपचयन के प्रभाव का मतलब की ऑक्सीजन के संपर्क में कोनो भी चीज आबै छै तो हम अपना दैनिक जीवन में की देखै छियै? उपचयन के प्रभाव। ऑक्सीजन के संपर्क में जे कोनो भी चीज आबै छै की देख रहल छियै? तो जनरली देखै छियै संक्षारण। कोनो भी धातु पर जंग लगने से की है जे अहाँके नहीं समझ में आबैया तो जीके स्टडी सेंटर पर सर्च कए लिअ, ओहिमे जानल छियै। तकर बाद बतेलिए विकृत ग्रंथिता के बारे में। तो विकृत ग्रंथिता के बारे में तो अहाँ जानते छियै जे कोनो भी खाद्य पदार्थ के जे लंबा समय तक खुला वायु में छोड़बै तो ओहि पर जंग लग जेतै। यदि कथी कहै छै? जंग थोड़िए लगतै,
ओहिमे जे छै गंधमे परिवर्तन, स्वादमे परिवर्तन आबि जाइ छै, उपचैत भए गेल, खराब भए गेल, तो ओकरे कहै छै विकृत गंध। तो ये सब बात समझा दिलिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों की परमाणु संख्या उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है इसको भी हमने समझा दिया। अब बस बाद बाकी बच गया क्या कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे ना, तो बैलेंस करने के लिए आपको सिखाएंगे और थोड़ा कुछ गणित भी पढ़ लो। तो इतना बात जान लिए। चलिए एक ही बात को जब समझे रहेंगे बढ़िया से तो उसको ध्यान में रखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो भूलेंगे नहीं। और नहीं ध्यान में रखो तब तो कोई पढ़ा देते तो काल की हम बतेने रहिए। अब नहीं जकरा समझ में ले आए समझम कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, √19 का अपर में संख्या केना प्रूव करबे। अपर में संख्या प्रूव करेला 2 नंबरिया में या 3 नंबरिया में पहला जे छे जब डबलिंग क्वेश्चन नहीं रहे तो डबलिंग क्वेश्चन नहीं रहे तो वो स्थिति में 5 मार्क हम पूछे रहे सब क्वेश्चन नहीं रह दियो।